हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गुलामगिरी के बारे में। ये बेसिकली एक बुक है जो ज्योतिषराव फुले द्वारा लिखी गई है। तो आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ज्योतिराव फुले कौन थे और उन्होंने ये जो बुक है गुलामगिरी उसको कब लिखा। ठीक है, तो ये टॉपिक है क्लास 8 का, सोशल साइंस का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुलामगिरी, सबसे पहले एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी कि जो गुलामगिरी एक बुक है उसको ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई है। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई थी। अब 1827 में ज्योतिराव ने कहाँ पर शिक्षा पाई? ईसाइयों द्वारा खोले गए एक स्कूल में। ठीक है, बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज पर फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अब वो स्कूल में पढ़ने के बाद धीरे धीरे बड़े हुए और उनमें समझ आई। तो वो समाज में देखते हैं कि जो जाति आधारित समाज है, जो उनमें जो अव्यवस्थाएं फैली हैं और जो अन्याय हो रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, मतलब अपने थॉट्स दिए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने कारण वे औरों से सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी जब वो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से बोला कि वो आर्य होने के कारण, मतलब उन्होंने ब्राह्मणों से बोला कि वो आर्य हैं और आर्य होने के कारण वो औरों से सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी ऊपर हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे। मतलब फुले कहना चाहते थे कि आर्य सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीपीय से बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी पर के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ पर रह रहे मूल निवासियों को हराकर अपने गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की नहीं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र यानी श्रमिक जातियां और अतिशूद्र यानी अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। ठीक है, फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समाज के समर्थक की मुहिम चलाई। अब जो फुले ने दावा किया, यानी फुले ने अपना तर्क दिया कि यहाँ पर आर्यों के शासन से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। ठीक है, तब उन्होंने कहा कि जो श्रमिक हैं, श्रमिक जातियां और अछूत लोग हैं, उनको इस अन्याय को खत्म करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, यानी एक संगठित होना पड़ेगा। इसी दौरान फुले द्वारा स्थापित किया गया सत्य शोधक समाज, मतलब एक संस्था थी, एक कमेटी थी सत्य शोधक समाज, जो इस जाति समानता के समर्थक में अपना काम करती थी। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। ठीक है, इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। तब इस तरह उन्हें भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा का एक दूसरे से जोड़ दिया। अब फूले ने 1873 में गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक बुक लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले ही अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो चुका था। ठीक है, जिसमें अमेरिका की जो दास प्रथा थी वो खत्म हो चुकी थी। तो ज्योतिषराव फुले ने अपनी इस पूरी बुक में अमेरिकाओं को उनके लिए समर्पित किया है, उनके बारे में लिखा है जो इस मुक्ति को दिलाने के लिए संघर्ष किए। इस तरह उन्होंने बताया कि जो भारत में निम्न जातियां हैं और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा थी वो एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है। जैसे कि इस उदाहरण से पता चलता है कि जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार के गैर बराबरी जोड़
से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिला की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबत और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। अब जाति भिन्नता के पे जो आंदोलन चल रहे थे उसमें दो नाम अति महत्वपूर्ण आते हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दक्षिण में भारत के दक्षिण एरिया में दक्षिण का जो पूरा क्षेत्र था उसमें ईवी रामा स्वामी नायकर जैसे महान जो दलित नेता थे उनका नेतृत्व चल रहा था। ठीक है, अब समझते हैं कि इन जाति भेदभाव के आधार पर मंदिर में कौन प्रवेश कर सकता था और कौन नहीं। अब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, जो कि इन जाति भेदभाव के लिए नेतृत्व चलाते थे। अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता था। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी की पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्हें समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोग ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं कि वो काफ़ी एक अच्छे फैमिली में पैदा हुए थे। वो बचपन से ही देखते आ रहे थे, क्योंकि वो अम्बेडकर खुद एक निम्न जाति के थे, तो वो बचपन से देखते आ रहे थे कि जो सवर्ण जाति के लोग यानी उच्च जाति के लोग होते थे, कैसे उनमें और निम्न जाति के लोगों में भेदभाव होता था। ठीक है, कि जहाँ पे सवर्ण जो स्कूल की कक्षाएं होती थी वहाँ उनको बाहर ही नीचे बैठना पड़ता था। सवर्ण बच्चे जो नल इस्तेमाल करते थे उनमें उनको नल नहीं इस्तेमाल करना पड़ता था, और इन सब की इजाज़त नहीं थी। तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के दौरान उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिल गई थी। अब 1919 में अम्बेडकर लौटकर भारत आए, तो तब उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी कुछ लिखा था। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, जिसमें कौन जाति के हिस्सा लोग लिए थे? महार जाति के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हिस्सा लिया था। ठीक है, ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत ही गुस्सा हुए थे कि दलित भी मंदिर में प्रवेश करने लगे हैं, वहाँ का पानी पीने लगे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समझते थे कि जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, अब 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। अब 1927 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी, और 1935 के बीच में उन्होंने 3 ऐसे बड़े बड़े आंदोलन किए थे, और पूरे देश को बताना चाहते थे कि ये जाति भेदभाव कितना बड़ा मैटर और कितना बड़ा विषय हमारे देश में चल रहा है। अब आता है गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ, मतलब 19वीं सदी के समाप्ति होते होते 20वीं सदी के प्रारंभ में ही गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हो गया था। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण को उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की है। ठीक है, उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे की भी चुनौती की। अब आता है गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो इसमें क्या हुआ था, जो गैर ब्राह्मण आंदोलन के व्यक्ति थे और उन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव तो आ चुका था, तो अब उनका कहना था कि जो उत्तर के ब्राह्मण हैं वो आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, यानी वो उनकी ही वंश के हैं, उनकी ही फैमिली के, उनकी ही कैटेगरी के हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की, और यहाँ की उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे का भी चुनौती की। आप यहाँ नीचे एक इमेज देख पा रहे होंगे कि इसमें ईवी रामास्वामी नायकर का इमेज दिया हुआ है। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध
पेरियार के नाम से प्रसिद्ध कौन था? ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक की गई दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत ने निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मण ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया समाज विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए भी सभी धर्मों से अछूतों को खुद ही मुक्ति पानी होगी। अब जो पेरियार थे, जो ईवी रामास्वामी नायकर थे, वो एक मध्यम परिवार से थे। उनका प्रारंभिक जीवन जो था वो सन्यासी के तौर पे था और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के नेता भी बन गए थे। तो वो कांग्रेस राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे जहाँ पर दावत थी। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो दावत में है, जो लोग आए हुए हैं, उनको जाति के आधार पर बैठाया जा रहा है, जाति के आधार पर वो लोग दावत में बैठे हैं। तो ये सब देखकर पेरियार जी को, यानी इस रामास्वामी नायकर को लगा कि ये सब काफ़ी गलत है। इसी से हताश होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ठीक है, और उन्हें ये चीज़ समझ में आ चुका था कि जो अछूत लोग हैं, यानी जो ये जाति भेदभाव है, उसके लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। अब जो पेरियार थे, ईवी रामास्वामी नायकर, वो हिंदू वेद पुराणों के, जो हिंदुओं में वेद पुराण होते हैं, इनके वो आलोचक थे, यानी इनको वो पसंद नहीं करते थे। खास तौर पे से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। अब पेरियार क्या कहते थे कि जो ये भगवद गीता और रामायण जैसी संहिताएं हैं, मतलब रचनाएं हैं, और मनु द्वारा रचित संहिता है, इसमें क्या लिखा है कि जो ब्राह्मण होंगे वो निचली सत्ता पर और जो महिलाएं होंगी उसे पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित होगा। ठीक है, और इसलिए इन्होंने ऐसी पुस्तकों का निर्माण करवाया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषण, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचनात्मक की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने फिर भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल के ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को कि धार्मिक ग्रंथों की में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते आ रहे हैं और आज भी ये हो ही रहा है। और आज भी हमारे समाज में इन जाति भेदभावों को हम कई जगहों पर देख सकते हैं, जो हमारे ही समाज में और इस पढ़े लिखे और टेक्निकल समाज में भी ये चीज़ें आज चल रही हैं। अब जानते हैं कि जो पेरियार थे, रामास्वामी नायकर, वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, तारा मुर्कुत्तम जैसे शब्दों का आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। ऐसे में पतियों के संरक्षण में जीना पड़ता था। अपनी बेटियों को सलाह देते थे कि उन्हें पतियों का उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। मतलब पेरियार कहते थे कि जो महिलाएं हैं तो वो अपने जो पति होते हैं उनके हाथों में वो सौंप दी गई हैं और पति के संरक्षण यानी पति के अंडर पे उन्हें जीना है।
ठीक है, और अपनी बेटियों को सलाह देते थे कि वो उन्हें पतियों को उपहार के तौर पर दी जाती हैं। ठीक है, पेरियार महिलाओं के बारे में। तो आपको समझ में आया ये जाति और समाज सुधार के बारे में, कैसे जो सुधारक थे वो जाति में को सुधारने के लिए और अपना विभिन्न आंदोलन चलाए। अंबेडकर ने, ईवी रामास्वामी नायकर ने, ये सभी जाति सुधार थे जिन्होंने जो समाज में फैली निम्न जाति और उच्च जाति के बीच भेदभाव है उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए विभिन्न आंदोलन किए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। थैंक यू।